हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं बच्चों। आपका है ट्रांसफार्मर। जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे परिणाम मित्र हिंदी में कहा जाता है। इसका सिद्धांत, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार है ना, इसका व्यंजक, इसकी कार्यविधि, इसकी संरचना, इससे जो ऊर्जा क्षय होता है उसके कारण, इस सब कुछ एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है बच्चों। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देती है या बढ़ा देती है। जैसे बच्चों आप लोगों के गांव में या शहर में मेन लाइन आता है, जहां 11,000 वोल्ट का है ना करंट रहता है बच्चों, है ना, और वहां से जब आपके घरों तक बिजली आती है तो उसको ट्रांसफार्मर के मदद से उसकी वोल्टेज को कम करके 240 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज आपके घरों तक भेजा जाता है। यदि 11,000 वोल्टेज का यदि परिपथ रहेगा बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि घर में किसी प्रकार से कोई उपकरण आप नहीं चलाते हो, बिल्कुल मिली सेकंड, बहुत कम सेकंड में पूरे के पूरे जल जाएंगे उपकरण। तो उसको वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। जैसे यदि आपके घर में बच्चों स्टेबलाइजर हो तो स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। ऐसे तमाम जो उपकरण होते हैं, छोटे छोटे मिनी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो कि वोल्टेज को या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। जो पूरे घर का मेन सप्लाई होता है, कुछ लोग स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। वो यदि वोल्टेज ज्यादा आ गया तो उसको कम कर देता है और कम आ गया तो ज्यादा कर देता है। इसका मतलब उसके अंदर, जो स्टेबलाइजर के अंदर एक ऐसा युक्ति लगा हुआ है जो वोल्टेज को या तो घटा रहा है या तो बढ़ा रहा है। वोल्टेज ज्यादा आ गया मेंटेन करके कम कर देता है, यदि वोल्टेज कम आया उसको बढ़ा करके ज्यादा कर देता है। इसके पीछे रीजन है कि उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, परिणाम मित्र लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर शब्द से आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम कर देता है या बढ़ा देता है। और यह सिद्धांत बच्चों अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर की परिभाषा से कि एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है बच्चों। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन प्रेरण का मतलब यह है कि एक कुंडली में धारा बहाया जाए तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही चीज यहां पर हम लेकर चलेंगे पूरा सिंपल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे बच्चों कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देती है। इसका कार्य है बच्चों अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक, चलो हम एक नया पेज लेंगे बच्चों, जिसमें हम बढ़िया आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें चित्र बनाने में भी दिक्कत ना हो और आसानी से हम आपको समझा सकें। चलिए, तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले बनाते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है बच्चों, आप लोगों को पता रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। यदि ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर, परिणाम मित्र, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो पहला जो ट्रांसफार्मर है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। कैसा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। लास्ट तक में इसका अंतर भी कर देंगे, है ना, लेकिन अभी पूरा सिद्धांत को समझने के बाद। दूसरा बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या? अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार से बच्चों। अब देखिएगा ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि सर ट्रांसफार्मर जो होता है या तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाएगा या तो बढ़ाएगा। तो ऊंचाई मतलब जो बढ़ाता है और अपचाई जो कम कर देता है। तो इन्हीं दोनों को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाएंगे बच्चों, क्या? ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तरीका भी होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों अपन इस तरीके से 1 मिनट देखो, आयताकार भाग है बच्चों,
ठीक। ये लो भैया, ये ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका है। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आप लोगों के सामने बना दिया। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसफार्मर है। अब बच्चों, एक ट्रांसफार्मर तो इस तरीके से बनाया जाता है कि इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे कि आयताकार पटलित क्रूड होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये बच्चों तांबे का, ये लो भैया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसको अपन थोड़ा सा कागज में आपको समझाएंगे बच्चों, चिंता ना करिए, है ना। नर्म लोहे का आयताकार टुकड़ा होता है। देखो बच्चों, ये नर्म लोहे का आयताकार टुकड़ा, ठीक है, या तो गोलाकार भी हो सकता है। अब इसके बीच का भाग हम अलग कर देते हैं। ये लो, अब बीच का भाग अलग कर देंगे बच्चों, तो आपको कुछ इस तरीके से भाग दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये नर्म लोहे का एक पट्टी है बच्चों, है ना, और बीच में कटा हुआ भाग है। इसी तरीके से पहला पट्टी, दूसरा पट्टी, तीसरा पट्टी, चौथा पट्टी और कई पट्टियों को हम एक दूसरे के ऊपर तह दे करके बना देते हैं, जिसके बीच में या तो आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों कई सारी पट्टियों को, हाँ, उन पट्टियों को हम विद्युत रोधी पदार्थ से लेप कर देते हैं ताकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो। बच्चों, भंवर धारा उत्पन्न हो जाए कुछ विद्युत ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो चक्करदार, आप लोगों को पता है कि मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, तो उसी में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे फोको धारा या भंवर धारा कहते हैं, और वो भंवर धारा बच्चों उसके गति का विरोध करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझा कि संरचना कैसे बनाया हमने। सबसे पहले आप लोगों को यदि संरचना लिखना है तो हेडिंग लगा लो संरचना, और आप लोगों को लिख लेना है बच्चों संरचना कैसे लिखना है, मैं आपको बताते चलता हूं। इसको बनाने के लिए अपन ने क्या किया बच्चों, नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार पट्टियां ली, जो कि बच्चों कई पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर तह में रख करके बनाया जाता है। उसके बीच वाला भाग या तो आयताकार या वृत्ताकार बीच वाला भाग कटा हुआ रहता है। इन पट्टियों को बनाने के लिए एक दूसरे पट्टियों को बच्चों एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। साथ में इन पट्टियों को विद्युत रोधी पदार्थ से लेपित कर दिया जाता है ताकि भंवर धारा उत्पन्न ना हो। इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ भी नहीं है। संरचना बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि नर्म लोहे की कई सारी पट्टियों को लेकर के, है ना, नर्म उसमें विद्युत रोधी पदार्थ को लपेट करके एक दूसरे के ऊपर तह देकर के इसे बनाते हैं। साथ में विद्युत रोधी पदार्थ इसलिए बनाया जाता है ताकि ये, है ना, पटलित क्रूड रहे, है ना, इसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो, और इसके बीच वाला भाग बच्चों कटा रहता है। इसके जिस भाग पर जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों हम तांबे के तार को लपेटेंगे। आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली, दो कुंडली है। जिस कुंडली बच्चों इसमें दो कुंडली लगाएंगे, जिस कुंडली में हम प्रत्यवर्ती धारा आरोपित करते हैं वो प्राथमिक कुंडली होता है, और जहां से बच्चों हम निर्गत धारा प्राप्त करते हैं उसे द्वितीय कुंडली के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में बच्चों हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिएगा, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कुंडली कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये आपका प्राइमरी कुंडली है। इसमें कितने फेरों की संख्या मैं कह दिया, मान लीजिए कितने फेरों की संख्या बच्चों, ये फेरों की संख्या ज्यादा है कुछ, है ना, फेरों की संख्या इसमें कुछ ज्यादा है। ठीक, फेरों की संख्या बच्चों कितनी है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर मान लीजिए 1 2 3। अब बच्चों ये आपका प्राइमरी है, ये प्राथमिक है। ये क्या है, प्राथमिक है, प्राथमिक कुंडली है। ये क्या है बच्चों, प्राथमिक कुंडली। और नीचे वाला बच्चों ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली। ठीक है सर, अब ध्यान रखना बच्चों,
यदि प्राथमिक में हमने प्रत्यवर्ती धारा स्रोत लगा दी यहां पे, ठीक है, और ये निर्गत है बच्चों, यहां से हम प्राप्त करेंगे। ठीक सर। अब यहां पे हमने अधिक फेरों की संख्या ले रखी है, लेकिन यहां पर फेरों की संख्या हमने घटा दी है, मतलब ये वोल्टेज को घटाएगा, और जो घटाया है उसे हम बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। जो घटाता है बच्चों उसे बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। ये क्या है? अपचायी ट्रांसफार्मर। ये क्या है बच्चों? अपचायी ट्रांसफार्मर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आसानी से हमको समझ में आ गया कि हमने कहा प्राथमिक कुंडली, जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली, और जहां से निर्गत हमें प्राप्त होता है बच्चों, जहां से हम प्रेरित धारा प्राप्त करते हैं उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पे बच्चों फेरों की संख्या अधिक है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा आरोपित किया, फेरों की संख्या अधिक थी, लेकिन हमने यहां पे फेरों की संख्या घटा दी, तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी, यहां पे प्रेरण की क्रिया होगी, इसके कारण प्रेरण की क्रिया होगी, तो इसमें कम है ना बच्चों, एक प्रकार से धारा बहेगी कुल मिलाकर के, यानी वोल्टेज का मान, यहां पर हमने ज्यादा सिरों के भी ज्यादा वोल्टेज लगाया था, है ना, जिसके कारण इनके सिरों में प्रत्यावर्ती वोल्टता बच्चों थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम होने के कारण ये घटा देगा, और घटाएगा मतलब अपचायी ट्रांसफार्मर। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। नहीं हो रहा, चलो मैं सोचा उसी को कॉपी कर देता तो अच्छा रहता। 1 2 3, ठीक। लो, ये प्राइमरी है बच्चों, और ये द्वितीय कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली था, क्या है? प्राथमिक कुंडली। और ये क्या है बच्चों? द्वितीय कुंडली है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, चिंता नहीं करो। अब यहां पर हमने इस प्रकार से बनाया है कुंडली, देख सकते हो बच्चों, यानी यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी का आप समझना भाई, ये आपका प्राइमरी है, फेरों की संख्या यहां पर मान लीजिए एनपी है, तो यहां पर फेरों की संख्या एनएस होगी। यहां पे फेरों की संख्या यदि एनपी है बच्चों, फेरों की संख्या, तो यहां पर फेरों की संख्या एनएस होगी। कितनी होगी बच्चों? एनएस। सेकेंडरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका बच्चों यहां पर फेरों की संख्या इसके अपेक्षा यहां पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो प्रत्यावर्ती हमने यहां पे वोल्टता लगाया, यहां पर बच्चों जो हमें प्राप्त होगा इसके अपेक्षा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे फेरों की संख्या हमने बढ़ाई है मतलब वोल्टता को बढ़ा दिया जाए बच्चों, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे बच्चों? उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब इसमें से दो चीज तो आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों यहां पे, कि पहला जो डिफरेंस तैयार होगा कि अपचायी ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम करता है, लेकिन उच्चाई ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है। ठीक, पहला कंडीशन। जो आपका अपचायी ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली की अपेक्षा ज्यादा फेरों की संख्या होती है, या द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम फेरों की संख्या होती है। लेकिन जब बात करते हैं बच्चों उच्चाई ट्रांसफार्मर में, तो इसमें द्वितीय कुंडली में, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो सेकेंडरी है बच्चों, इसमें फेरों की संख्या एनपी से हमेशा ज्यादा होगा, एनपी से हमेशा ज्यादा होगा। और यहां पर बच्चों एनएस का जो मान है, एनएस का जो मान है वो एनपी से हमेशा कम होगा। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि अपचायी वोल्टेज को कम करता है और ये उच्चाई वोल्टेज को बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? नर्म लोहे की पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर तह दे करके बनाते हैं। हाँ, इसको पटलित कोट बनाते हैं, अर्थात नर्म लोहे की पट्टी को हम वार्निश या विद्युत रोधी पदार्थ से लेप कर देते हैं। इन पट्टियों के बीच में आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा होता है, एक दूसरे के ऊपर तह देकर आवश्यक मोटाई की इसको बना लेते हैं। इसके एक सिरे पर हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीय सिरे पर द्वितीय कुंडली लपेटते हैं बच्चों। तांबे के विद्युत तार को बार बार लपेट दिया जाता है। ध्यान ये रहे बच्चों कि जहां पे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जहां से हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं उसे हम द्वितीय कुंडली के नाम से जानते हैं। यानी अपचायी ट्रांसफार्मर में आपने दोनों चीज देख लिया बच्चों, उच्चाई और अपचायी, मतलब
कुल मिलाकर से दोनों की बात करेंगे। जहां पे प्रत्यावर्ती बोल्टता दी जाएगी वो प्राथमिक कुंडली, और जहां से बच्चों हम लेंगे उसे द्वितीय कुंडली के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? कुल मिलाकर के बच्चों अध्ययन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक कुंडली में विद्युत धारा बहाया जाएगा, यानी सिरों पर प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाएगी, तो फैराडे ने बताया था चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कि दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत पर हम काम करेंगे। और ये संरचना एक बार और फिर से 2 मिनट का समय देता हूं कि संरचना में आप लोग हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए नर्म लोहे की पट्टियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर तह देकर आवश्यक मोटाई की बनाई जाती है। इसको पटलित क्रोड बनाने के लिए वार्निश या विद्युत रोधी पदार्थ से इसको लेप कर देते हैं तथा इसके बीच वाले भाग पर आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा हुआ रहता है। इसमें आवश्यकता अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार की कुंडली हम यहां पर लगाते हैं। जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जहां से हम विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं बच्चों, निर्गत विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। बाकी आप लोगों को इतना तो क्लियर हुआ होगा जो मैं भी पढ़ाया हूं कि ट्रांसफार्मर है क्या बच्चों। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को घटाया बढ़ा देता है। प्रत्यावर्ती बोल्टता को घटाने बढ़ाने के आधार पर बच्चों इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो बोल्टता को बढ़ाएगा उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर, और जो बोल्टता को कम करता है उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके डिफरेंस में आप लोगों को 2 चीज सीखने को मिल गया कि यदि हम अपचाई का मतलब प्रत्यावर्ती बोल्टता कम होता है, इसमें यदि हम द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या देखें तो प्राथमिक की अपेक्षा कम होता है। लेकिन उच्चाई में बच्चों बढ़ाना है, इसलिए द्वितीय कुंडली में प्राथमिक की अपेक्षा फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती बोल्टता को कम करता है, लेकिन ये प्रत्यावर्ती बोल्टता को बढ़ा देता है। अब देखना बच्चों, यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं, यहां पर थोड़ा सा देखना कि NS में NP का भाग दो, तो NS कम है बच्चों, NS कम है, NS कम है, NS कम है, तो वैल्यू 1 से कम आएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों परिणामन अनुपात। क्या बोलते हैं? परिणामन अनुपात। यदि अंतर आएगा तो आप लोग लिखोगे कि बच्चों प्राथमिक जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर में से परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं द्वितीय कुंडली में, यहां पर देखो उच्चाई ट्रांसफार्मर की जब बात आती है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर बच्चों उल्टा हो जाएगा। जरा ध्यान देना, NH का मान अधिक है और NP का मान कम है, तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों 1 से हमेशा अधिक आएगा, तो परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है। ठीक, और एक और अंतर है जो लास्ट में चीजें क्लियर होगी कि जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को कम करता है वो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। मतलब जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है बच्चों, ये प्रत्यावर्ती बोल्टता को कम तो करता है लेकिन धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे पाइप को आप पतला कर दो कि धारा पानी तेजी से बहेगा, है ना। तो यहां पर द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम कर दी हमने, तो पानी की तेजी से बहेगी, मतलब धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। और ये बच्चों धारा की प्रबलता को कम कर देता है, बोल्टता बढ़ाता है लेकिन धारा की प्रबलता को कम कर देता है। ये तो चीज क्लियर हो बच्चों। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक तो मान लीजिए दोनों कुंडली अलग अलग है, और दूसरा ट्रांसफार्मर ऐसा भी होता है कि एक ही में दोनों कुंडली लपेट दिया जाता है। एक ही मतलब बच्चों क्रोड मरागी, इसमें दोनों कुंडली का क्रोड अलग अलग है। यहाँ पे कुंडली का क्रोड अलग है, यहाँ पे कुंडली का क्रोड अलग है, लेकिन एक ही क्रोड में दोनों कुंडली यदि लपेट दें तो ऐसा भी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सर कैसे बताओगे आप? देखो मैं बताता हूं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तरीका होता है बच्चों, ये अपना हो गया। ठीक है, इसमें एक 1 मिनट, चलो एक काम बाहर करते हैं। ठीक, ये बन गया बच्चों, ये अपना प्राइमरी कुंडली हो गया। देखना देखना थोड़ा सा देखना भाई, यहां से मैं कहता हूं ये मान लीजिए प्राइमरी हो गया, इसमें फेरों की संख्या बच्चों NP हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे द्वितीय कुंडली के लिए। ये आपका सेकेंडरी हो गया, इसमें फेरों की संख्या NS हो गया। ऐसा भी बताया जाता है बच्चों कि एक ही क्रोड में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली भी अपन लपेट देते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं जो बताया बच्चों ये वाला ठीक ही इसी को बनाना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है,
ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। फिलहाल संरचना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों इसके सिद्धांत की। सिद्धांत होता क्या बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो कुंडली है हमारे पास, बड़े बारीकी से आप लोगों ने चीजें क्लियर की है कि हमारे पास दो कुंडली है बच्चों, और दो कुंडली है ना, क्या है, दो कुंडली है। दो कुंडली कुछ इस तरीके से है, चलो भाई आगे चलो, ठीक। दो कुंडली बच्चों, ये आपका प्राइमरी कुंडली है, ठीक, और यहां पे बच्चों आपका द्वितीय कुंडली है, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती बोल्टता लगा दी जाती है। तो बच्चों जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सही है सर। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होने से फ्लक्स का मान बदलता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। बड़े गौर समझना कि हमने इसमें धारा बहा दिया, सिरों पर बोल्टता लगा दी, ठीक है, बड़े प्यार से बोल्टता लगा दिया सर हमने। जैसे इसमें बोल्टता लगाया, प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया बच्चों, तो प्रत्यावर्ती बोल्टता से होता क्या है कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, सही है कि नहीं। धारा बहती है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, ठीक सर। चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, यानी फ्लक्स का मान बदलता है। फलस्वरूप बच्चों इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, जिस कारण उसमें धारा बहती है ना। यानी जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पास रखे, समीप रखे दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस सिद्धांत पर बच्चों, यही सिद्धांत आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। देखो जरा कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें उसी आवृत्ति की प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। क्या मैंने कहा कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है। क्या बोला बच्चों, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा है ना, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा कि हमारे पास दो कुंडली है, एक कुंडली के धारा के मान में बदलाव होता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे होता है, जब जिस कुंडली में हमने धारा बहाया उस धारा के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, लेकिन धारा का मान बदलने से चुंबकीय क्षेत्र रेखा बदलता है। फलस्वरूप इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है। भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, रेखाओं की संख्या बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और उसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण समीप रखे एक जो प्रेरित विद्युत वाहक समीप रखे दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लग जाती है। ये आप लोगों ने बड़े बारीकी से समझ लिया। यही आपका बच्चों क्या है, सिद्धांत है। जिस संरचना में आप लोगों को तो क्लियर हो गया कि संरचना में कुछ नहीं भटकना है, जो मैंने कराया वो लिख लोगे। लेकिन ट्रांसफार्मर की कार्यविधि में आप क्या लिखोगे कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक दो कुंडली है बच्चों, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। हम दो अलग अलग ट्रांसफार्मर लिए हैं, लेकिन प्राइमरी जिसमें प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाएंगे और जहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा वो आपको द्वितीय कुंडली ही रहेगा। तो क्या बोला गया कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है, हमने लगा दिया तो प्रत्यावर्ती धारा बहने लगता है, सही है। बोल्टता लगाएंगे धारा बहेगी और धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा के मान बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उसी के कारण बच्चों उसी आवृत्ति का एक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो बच्चों है ना, ये आपका मुख्य रूप से बच्चों सिद्धांत है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार से कार्यविधि समझो, सिद्धांत तो थ्योरम को ही बोलते हैं, तो ये चीज आप लोग सिद्धांत में भी लिख सकते हो, ठीक है। गणितीय व्याख्या पर हम बहुत बारीकी से समझेंगे, और ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, और नोट्स मात्र 100 रुपए में लिया जाता है बच्चों। 96 85 29 91 49 मात्र आप लोगों की चार्ज 100 रुपए रहते हैं। ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स रहते हैं। जिनको पढ़ना वो नोट्स ले, जिनको नहीं पढ़ना टाइम पास के लिए मैसेज ना करें, व्हाट्सएप में बेफजूल के मैसेज करते रहे। सर आपने तो पर्सनल नंबर दे दी है, अब हम तो तगड़े मैसेज करेंगे, हम तो कॉल करेंगे, तो फिर हम ब्लॉक भी कर देते हैं। कुछ लोग जानते हैं क्या बोलते हैं कि सर आप टीचर हैं और पैसे लेते हैं, है ना। जैसा टीचर को कोई जरूरत नहीं है, टीचर सिर्फ पढ़ाए, है ना, उसको भोजन की जरूरत नहीं है, उसको खाने की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकताएं नहीं है, उसके घर नहीं, उसके परिवार नहीं है। अरे 100 रुपए में भैया चाउमीन की एक प्लेट भी नहीं आती, ठीक है। तो भैया आप लोग ये मत सोचो कि टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटा सा आप लोगों से एक सपोर्ट के लिए लिया जाता है, ताकि यदि टीम में किसी बच्चे को हम रखें उसको भी 2 पैसे दे सके, है ना। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। यदि हम आपसे ही बोले कि आप हमारा हेल्प कर दो तो आप 2 दिन 4 दिन करोगे, बाकी बोले सर ऐसा नहीं होता है,
हमें पैसा कमाना है, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर कर लेना, ओके। चलिए अब बात करते हैं बच्चों गणितीय व्याख्या। बड़े बारीकी समझिएगा और थोड़ा सा यहां पर लिखने में समय भी लगेगा, क्योंकि गणितीय व्याख्या से ही नंबर मिलता है बच्चों। गणितीय व्याख्या, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने यह समझा कि यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यवर्ती बोलता लगाया जाता है, सही है सर, तो द्वितीय कुंडली में बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह बारीकी से मैंने आपको समझा दिया गया है ना, ठीक है। यह चीज आपको बहुत बारीकी से इसीलिए समझा दिया बच्चों यहां पे कि प्राइमरी कुंडली में यदि हमने बोल्टता लगा दी है ना, यानी बच्चों यहां पे हमने बोल्टता सिरों के बीच बोल्टता लगा दी है ना प्राइमरी कुंडली में, तो इसमें बच्चों द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अब बच्चों एक चीज और मैं बताता हूं, कि केवल और केवल इसी बस में चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव नहीं होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसी के बदलने का इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। मतलब कुल मिलाकर के धारा बहाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में प्राथमिक कुंडली में भी और चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में भी, है ना बच्चों, है ना, बदलाव होगा, ठीक है। चीजें क्लियर? तो आप लोगों को फिर से समझना है थोड़ा सा। डायग्राम में हमने ये बोला बच्चों कि आपका अपचाई ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कोई एक ट्रांसफार्मर लेकर चलते हैं कि प्राइमरी में मान लीजिए एक हमारे पास ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है, प्राइमरी में इसलिए एनपी कहा, सेकेंडरी में इसलिए एनएस कहा। तो माना ट्रांसफार्मर की, थोड़ा सा जब थ्योरम लिखेंगे तो थोड़ा सा 2 लाइन लिखना पड़ता है बच्चों, तो हम कहेंगे कि माना किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली तथा माना ट्रांसफार्मर, अब थोड़ा यहां से हिंदी शुरू होगा, कि प्राथमिक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली, प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना बच्चों, प्राइमरी में एनपी, सेकेंडरी में कितना बच्चों, तथा एनएस है, ठीक है, एनपी तथा एनएस है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब यहां पर समझना कि भाई साहब जब हम बात करते हैं कि किसी कुंडली में भी धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बच्चों, है ना, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा, है ना। यानी कहने का मतलब बच्चों कि यदि मान के चलता हूं कि प्राइमरी कुंडली में प्रत्यवर्ती बोल्टता लगा दी हमने, ठीक है, यानी प्रत्यवर्ती धारा हमने बहा दिया, तो प्रत्यवर्ती धारा बहाने से कुछ खत्म नहीं हुआ, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र से ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या से चुंबकीय फ्लक्स हुआ बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में भी उत्पन्न होगा। ये नहीं कि केवल द्वितीय कुंडली में बस चल जाए, ऐसा नहीं बच्चों, है ना। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि हमने प्रत्यवर्ती बोल्टता लगाया तो भाई कुंडली के प्रत्येक फेरे से कुछ न कुछ बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो शुरू करेंगे कि माना प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, कोई बताएगा? फैराडे का द्वितीय नियम कहता है विद्युत वाहक बल जो है प्राइमरी में वो बच्चों माइनस में एनपी डी फाई अपान डी टी के बराबर हो। ये आपके फैराडे का नियम है कि विद्युत वाहक बल बच्चों एन डी फाई अपान डी टी के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। यानी जो विद्युत वाहक बल प्राइमरी कुंडली में बच्चों उत्पन्न हुआ होगा, है ना, तो वो सीधा सीधा फ्लक्स बंधता के समानुपाती होता है ना। ये चीज क्लियर है। फैराडे के द्वितीय नियम से मैंने करा, किसके नियम से बच्चों? फैराडे के द्वितीय नियम से। यहां पर लिख लो फैराडे के द्वितीय नियम से। क्या लिखा आपने?
प्रेरित, क्या आया बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों सेम इसी तरीके से सेम यदि द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो। अब ये प्राथमिक कुंडली के लिए बात की जा रही थी, अब द्वितीय कुंडली भाई वही तो, यदि मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, चुंबकीय फ्लक्स नष्ट ना हो, ये कैसे समझेंगे सर? जैसे मान लीजिए ये हमने कहा कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई, ठीक है सर, बोल्टता लगाने के कारण इसमें ही चुंबकीय भाई धारा जैसे बहती है, बोल्ट सिरों पर बोल्टता लगाया, धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है ना बच्चों। अब वो चुंबकीय फ्लक्स बच्चों कहीं ना कहीं द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए कारण बनता है। तो यदि मान लीजिए इसमें जो भी चुंबकीय फ्लक्स है इसका कोई क्षरण ना हो, कोई नष्ट ना हो बच्चों, तो सेम चुंबकीय फ्लक्स जो प्राथमिक कुंडली का था वो द्वितीय कुंडली का भी हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों? द्वितीय कुंडली का हो जाएगा। यानी जो प्राथमिक कुंडली का था वही बच्चों द्वितीय कुंडली का हो जाएगा, है ना। यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, यानी यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां आ रही है तो उसका क्षरण ना हो, यदि वो नष्ट ना हो, तो जो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है वही द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, क्षरण मतलब नष्ट ना हो तो क्या होगा? तो द्वितीय कुंडली में बच्चों तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बच्चों? फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। तब फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल। बोलो इतना आसान है भाई, इतना आसान है खेल, बिल्कुल इतना आसान है। आप लोगों को जितना लगता है ना कठिन, उतना होता नहीं बच्चों। तब यहां पे द्वितीय कुंडली के लिए हो जाएगा E सेकेंडरी बराबर NS डी फाई अपान dt, और इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है बच्चों। यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो तो यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से, यहां पे क्या है ना, फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो फैराडे के द्वितीय नियम से बच्चों ये भी द्वितीय नियम से ही आ गया। अच्छा, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, या समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, जो आपकी इच्छा हो। हम तो समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं बच्चों, तो अपना NS अपान NP आ जाएगा। सेकेंडरी है ना, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। आज का टॉपिक ही लेंदी है, कोई सोचेगा कि 10 मिनट में काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। समीकरण 2 कितना है? ES, ये आपका बच्चों विद्युत वाहक बल है, सेकेंडरी अपान EP बराबर, देखना बच्चों, देखना थोड़ा सा, 1 मिनट बच्चों। देखो ये डी फाई अपान dt भाग जाएगा तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, NS बटे NP बचेगा और कुछ भी नहीं, NS बटे NP। और इसको अपन समीकरण 3 दे देते हैं, क्योंकि अभी लंबा कहानी चलने वाला है। लंबा कहानी जो लोग इसे बारीकी से समझेंगे ना, उसी के समझ में आएगा। अभी तो कहानी खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो बड़ा लंबा चौड़ा चलने वाला भाई, है ना, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ा सा कहानी लंबा चौड़ा चलने वाला है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि मैं जो ट्रांसफार्मर लिया था, जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, सही बात है।
यदि इसमें प्रतिरोध की बात करें कि इसमें जो तार है इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता, तो कुल मिला के जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है बच्चों, वो इसके सिरों के बीच लगाए गए वोल्टता के ही बराबर होगा। यदि प्रतिरोध नगण्य है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल सिरों के बीच आरोपित वोल्टता के ही बराबर होगा। मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहां पर प्रत्यवर्ती वोल्टता लगा दी, इसी कारण तो यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। पहले इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ जिसके कारण जहां पे धारा बह रही उसके कारण वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा सर, तो यदि मान लीजिए इसका प्रतिरोध नगण्य है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों इस पे जो वोल्टता लगाया था उसी के मान के बराबर होगा। ये बात तो सही है सर, ये बात तो दिल की बात कर दी आपने कि यदि प्यारे बच्चों यदि प्राथमिक कुंडली यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली के सिरों में आरोपित वोल्टता भी पी के बराबर होगा। ये तो दिल की बात हो गई ना कि भाई यदि प्रतिरोध नगण्य है, प्रतिरोध ना के बराबर है तो वोल्टता Vp के बराबर है, और यदि फ्लक्स का क्षरण ना हो तो यही Vs भी बच्चों द्वितीय कुंडली के बराबर हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब आप लोगों को लगेगा सर ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समय लगेगा लेकिन भाई रटना तो नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, क्या कह रहे हो सर, कि मैंने प्रत्यवर्ती वोल्टता प्राथमिक कुंडली में आरोपित कर दी। जब आरोपित करी तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट, जैसे धारा बहा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स से प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। यदि इसका प्रतिरोध नगण्य है तो विद्युत वाहक बल उतना ही उत्पन्न होगा जितना कि वोल्टता लगाया जाएगा, लेकिन संभव नहीं है, मान के चल रहे हैं। और इसी तरीके से बच्चों इसके कारण यहां भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि मान लीजिए खुला परिपथ है, जुड़ा नहीं है, खुला परिपथ है, मतलब बच्चों तो यहां पे द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है बच्चों, यहां पे जो सिरों बीच मतलब वोल्टता प्राप्त होगी उसका मान बराबर होगा। यानी इसी प्रकार यदि द्वितीय कुंडली के सिरे खुले हों तो प्रेरित विद्युत वाहक बल सिरों के बीच जो वोल्टता होगी उसी के मान के बराबर होगा। ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है यार। क्या बोला गया भैया? यह बोला गया कि इसी प्रकार आप हटा दो, यदि द्वितीय कुंडली खुली है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ES होगा सिरों में या सिरों के बीच वोल्टता Vs के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ES के जगह Vs और EP के जगह Vp कर सकते हैं, बराबर NS/NP कर सकते हैं। ठीक है सर, NS/NP कर सकते हैं।
समीकरण 4 है और यहां पर हमने कहां से लिया है, समीकरण 3 से लिया है। कहां से लिए बच्चों, समीकरण 3 से लिए, इसको समीकरण 4 दे दिया। ठीक, पानी प्यास लगने लग गया बच्चों। 1 घंटे का लेक्चर है कम से कम, तब जाकर के कहीं ट्रांसफार्मर खत्म होता है, तब जाकर ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे कह देता हूं बच्चों कि प्राथमिक कुंडली की जो औसत शक्ति है, पावर एवरेज जो है, प्राथमिक कुंडली की जो औसत शक्ति यानी प्रवेश कर रहा है तो उसे निवेशी शक्ति, और बच्चों जो निकल रहा उसको निर्गत शक्ति। तो आप लोग लिखेंगे कि चूंकि प्राथमिक कुंडली की निवेशी शक्ति यानी जो प्रवेश कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा खत्म नहीं होता है, वो द्वितीय कुंडली के निर्गत शक्ति के बराबर होगा। यानी बच्चों प्राइमरी का जो औसत शक्ति है, औसत शक्ति कैसे निकालते हैं, वोल्टता और धारा के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी बच्चों वोल्टता कितना है प्राथमिक कुंडली में, Vp, यानी मैं कह दिया Vp, और धारा कितना है Ip। द्वितीय कुंडली में बच्चों Vs, धारा कितना है Is। हमें यहां से निकालना है बच्चों Vs बटे Vp, यहां से निकालना है Vs बटे Vp, निकाल लो Vs बटे Vp तो Ip बटा Is हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, एक पेज और ले लो, तो यहां पर निकालेंगे Vs बटा Vp बराबर हो जाएगा Is, 1 मिनट, Ip बटे Is, और इसको समीकरण 5 दे दो। ये कहां से आ गया बाबूजी, देखो बच्चों पावर एवरेज इसके पहले जस्ट लेक्चर मैंने बताया था शक्ति गुणांक में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उम्मीद करता हूं देखे होंगे आप लोग, और नहीं देखे तो जाकर लेक्चर देखो कि परिणामी जो वोल्टता है और प्रत्यवर्ती धारा जो बच्चों इसके मल्टीपल के बराबर होता है। तो प्राथमिक कुंडली के लिए Vp Ip का मल्टीपल, द्वितीय कुंडली के लिए भाई हमने कहा ना कि जितना हमने वोल्टता आरोपित किया उतना रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये शक्ति जो है पावर और धारा के मल्टीपल के बराबर होता है, सॉरी वोल्टता और धारा के मल्टीपल के बराबर होता है, तो इनका मान बराबर होगा। ठीक है सर, तो हमें निकल कर प्राप्त हुआ Vs बटे Vp। Vs बटे Vp क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस Vs बटे Vp की जगह मान रखेंगे। तो Vs बटे Vp, तो Vs Vp जाएगा तो बटे यहां पे Vp हो जाएगा। ये देखो ना बच्चों Vs यहां पे है ना, ठीक है सर, ये Vp जाएगा तो बटे में हो जाएगा Vp बराबर, ये Ip है पहले बच्चों बटे Is, यानी Vs बटे Vp बराबर Ip बटे Is। तो वही चीज तो लिखा हूं मैं अगले पेज में, वही चीज तो लिखा हूं, Vs बटे Vp बराबर Ip बटे Is, इधर चाहे उधर लिख दो, बस इतना ही है। अब समीकरण 4 और 5 से करेंगे, समीकरण 4 व 5 से देखो बच्चों, समीकरण 4 क्या कहता है, समीकरण 4 क्या कहता है, Vs बटे Vp बराबर Ns बटे Np, कि Vs बटे Vp बराबर Ns बटे Np। लेकिन Vs बटे Vp ये क्या कहता है, Ip बटे Is। ठीक है, और ये पहले बच्चों आ गया समीकरण 6, और इसी से निष्कर्ष मेन कहानी में ट्विस्ट निकालता है। अब देखो बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक चीज बताओ, यदि मैं कहता हूं बच्चों एक सारा चीज नोट्स में भी मेंशन रहता है, मैं यहां पे हिंदी ज्यादा नहीं लिखूंगा, देखना मैं बात करता हूं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर मैंने कहा, ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मैंने यह कहा कि ये वोल्टता को द्वितीय कुंडली में वोल्टता अधिक होता है किससे, प्राइमरी से। ऊंचाई मतलब बढ़ाता है, अच्छा तो Vs बड़ा है Vp से, सीधा सीधा समानुपाती होगा, इसलिए Ns बड़ा होगा Np से। कुछ समझ में आया कि यदि Vs का मान ज्यादा लेना है किससे, Vp से, तो हमें Ns का मान बढ़ाना होगा Np से। किंतु बच्चों, किंतु इसका जो अपोजिट है, किंतु थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, किंतु जो धारा की प्रबलता है, किंतु जो धारा की प्रबलता है
यदि बच्चों हम देखो ना जरा, यदि हम धारा की प्रबलता करते हैं उल्टा हो जाएगा, यानी IS का जो मान है वो कम हो जाएगा IP से। यदि सेकेंडरी में यदि बच्चों देखो ना VS का मान बढ़ाना चाहते हैं, VS का मान बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वोल्टता ज्यादा प्राप्त हो, तो इससे निष्कर्ष यदि VS का मान बढ़ाना है, द्वितीय कुंडली से वोल्टता ज्यादा प्राप्त करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा मान मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमको NS का मान बढ़ाना होगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ानी होगी। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से वोल्टता प्राप्त ज्यादा होगा, तो यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सिद्ध होता है। लेकिन बच्चों IP का मान कम हो जाएगा, सॉरी IP का मान बढ़ेगा, IS का मान कम हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली की बात की जा रही है। तो बड़े गौर से समझना बच्चों, मैं डायग्राम में फिर से चलता हूं। सर मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं कि वोल्टता ज्यादा बढ़ाना है द्वितीय कुंडली से, तो हमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ानी होगी, लेकिन द्वितीय कुंडली में धारा की प्रबलता कम हो जाती है। इसलिए तो अंतर में भी बताया कि ये वोल्टता को कम करता है, वोल्टता को बढ़ाता है। जो वोल्टता को बढ़ाता है वो धारा की प्रबलता को कम कर देता है। बच्चों वही चीज आप लोगों को लास्ट में निष्कर्ष से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ सर? क्या प्राप्त हुआ सर? ये तो छोटा सा है कहानी, ये छोटा सा कहानी है। VH का मान बढ़ाना है तो NS का मान सीधा सीधा, जो सीधा होता है वो समानुपाती होता है, जो उल्टा होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। VH का मान अधिक आना चाहिए, मतलब NS का मान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भैया VS का मान NS के मान बढ़ाने से बढ़ तो गया, लेकिन IS उल्टा है, इसलिए द्वितीय कुंडली में धारा की प्रबलता कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टता ज्यादा प्राप्त होता है, द्वितीय कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन बच्चों उसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, किंतु यह धारा की प्रबलता को कम कर देता है। इसका अपोजिट अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखना बच्चों, इसी से खेल करेंगे, ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से कि यदि मान लीजिए VS का मान कम, VS का मान कम हो, कम मतलब वोल्टेज कम हो, घटा रहा है, तो इसका मतलब VP से कम कर रहा है। यदि VS का मान कम करना है तो NS का मान भी कम होना चाहिए, यानी NS का मान भी कम होना चाहिए। किंतु बच्चों किंतु उल्टा हो जाता है। किंतु देखना बच्चों, देखना जरा गौर समझना, इस बार VS का मान कम कर रहे हैं, NS का मान कम कर रहे हैं, तो IP बढ़ेगा तो IS का मान कम हो जाएगा। उल्टा हो, सॉरी उल्टा है ना, उल्टा VS का मान कम कर रहे हैं, NS का मान कम कर रहे हैं, तो IP का मान कम हो जाएगा। जो सीधा है, जैसे इसका मान बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसका मान घटाएंगे तो ये भी घटेगा। लेकिन बच्चों यहां VS है, NS है, तो यहां IP, यदि VS का मान कम हो रहा है, यानी द्वितीय कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल कम मिल रहा है, वोल्टता को घटाया जा रहा है, तो घटाने के लिए हमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम करनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये VS ऊपर है, इनका मान कम आ रहा है, लेकिन IS तो उल्टा है, तो IS का मान बढ़ जाएगा बच्चों IP से। समझ में आया? ठीक है, मतलब हमें VS का मान यानी निर्गत जो वोल्टता है वो कम प्राप्त हो रही है, क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर की बात की जा रही, वोल्टता को घटा दिया। अच्छा, वोल्टता को घटा दिया तो NS का मान क्या है, कम करना पड़ा, है ना, लेकिन ये धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। यह चीज बच्चों हिंदी में मैं अब नहीं लिखूंगा, यही निष्कर्ष निकलता है। और यही NS और NP के अनुपात को हम परिणामन अनुपात कहते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को बच्चों हम परिणामन अनुपात कहते हैं। तो आप सबको पता है कि परिणामन अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में देखो ना, ऊंचाई की बात की जा रही है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, तो अधिक में से कम का भाग देंगे तो एक से मान अधिक आएगा। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसमें फेरों की संख्या एक से अधिक आएगी, मतलब NS में मतलब परिणामन अनुपात अधिक आएगा। लेकिन अपचाई में बच्चों NS का मान कम होने के कारण किसी संख्या का भाग देंगे, NP का भाग देंगे, लेकिन ऊपर वाला कम है तो एक से छोटा आएगा। ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है बच्चों, मात्र 100 रुपए का खेल रहता है यार, साल भर के लिए प्रॉपर नोट्स 96, 85, 29, 91, 49, इतना तो आप लोगों को एक छोटे से पार्टी में खर्चा हो जाएगा। लेकिन भाई 100 रुपए कोई बच्चा देना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि सोचता है सर बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हो जाएंगे। हमारे पास भी टीम मेंबर है 1-2 लोग जिनको भी पैसे देना पड़ता है बच्चों, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं रहेगा तो काम भी नहीं होगा,
ना तो अच्छे तरीके से क्लास आ पाएंगे। तो इसलिए ये सारा चीज लेना बहुत जरूरी है। चलिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर आज हम लंबे क्लास में लेकर आए हुए हैं। अब इसके आगे का मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, किताब में भी लिखा रहता है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया तो अच्छी बात है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा भी क्षय होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला ताम्र क्षय, हमने तांबे के तार के विद्युत रुद्ध प्लेट को बच्चों, है ना, सॉरी, पहले तो ये तांबे का तार जो होता है वो कुंडली में लपेटी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में तांबे के तार से बनाई जाती है बच्चों। इसका कुछ ना कुछ भाग प्रतिरोध, मतलब इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित होने से जूल प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में खपत हो जाता है। कैसे समझोगे सर? बिना डायग्राम के तो कुछ खेल ही नहीं हो पाएगा। जैसे हमने कहा ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें भी प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में बच्चों जो कुंडली हमने बनाया है वो तांबे के विद्युत रुद्ध तार से बनाया है। तो दुनिया का कोई भी तार होगा, कुछ ना कुछ आंशिक रूप से उसका प्रतिरोध जरूर होगा। तो जब प्रतिरोध होगा मतलब रुकावट होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होगी, धन आयन से टकराएगा सो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से ऊष्मामान निकलेगा और ऊष्मीय प्रभाव के कारण कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ क्षय होता है, जिससे हम बोलते हैं ताम्र क्षय। कुछ समझ में आया कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडली बनाई जाती है तांबे के विद्युत रुद्ध तार से बनाते हैं, और दुनिया का कोई भी तार होगा बच्चों, कुछ ना कुछ उसमें, है ना, प्रतिरोध जरूर होगा, और उसी प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वो गर्माहट के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में लैप्स हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है ताम्र क्षय। क्या बोलते हैं बच्चों? ताम्र क्षय। चुंबकीय फ्लक्स क्षय, चुंबकीय फ्लक्स का क्षय का मतलब यह हुआ कि जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने धारा बहाया, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है, पूरा का पूरा द्वितीय कुंडली में नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ यहाँ पे बाई होगा तो वहां क्षरण हो सकता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं कि प्राथमिक कुंडली से समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता, यानी जितना बद्ध प्राथमिक में है बच्चों उतना पूरा का पूरा द्वितीय कुंडली में हो ही नहीं सकता। आप कितने भी बड़े महान हो, अब सोचोगे कि आपके ही समान जिसे आप पढ़ाओ उतना ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा संभव नहीं, कुछ ना कुछ पॉइंट छूट ही जाएगा। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बच्चा इसको छोड़ ही देगा, पूरा रट नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स इस तरीके से नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, लौह क्षय का मतलब ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बनाया जाता है। तो नरम लोहे की पट्टी होती है, एक के ऊपर एक तह देकर के बनाया जाता है, साथ में विद्युत रुद्ध, है ना, मतलब विद्युत रोधी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है ताकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की क्रोड नरम लोहे की बनी होती है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड में भंवर धारा प्रेरित हो जाता है ना, जिसके कारण कुछ भाग इसमें ऊर्जा के रूप में बच्चों ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इस प्रकार के क्षय को रोकने के लिए, इस प्रकार के क्षय को लौह क्षय कहते हैं। कुल मिलाकर के बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था कि तांबे के तार को, नरम लोहे के क्रोड को, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रोड होता है नरम लोहे का बना होता है। नरम लोहे का जो पतली पट्टी होती है, एक के ऊपर एक तह देकर बनाई जाती है, लेकिन इन पट्टियों को पटलित क्रोड बनाया जाता है। पटलित क्रोड मतलब उसके चारों ओर विद्युत रोधी पदार्थ को लेप कर दिया जाता है ताकि उसमें भंवर धारा न उत्पन्न हो, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होती है तो कुछ ना कुछ वो गर्म होगा, कुछ ना कुछ उसमें ऊष्मा होगी, जिसके कारण से एनर्जी है कुछ ना कुछ क्षय हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? ठीक है, स्थैथिल हानि क्या है कि जब ट्रांसफार्मर की प्रारंभिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो बार बार चुंबकन विचुंबकन होता है बच्चों। इस प्रक्रिया में ऊष्मा कुछ न कुछ ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है, जिससे अथिल्हान कहते हैं। चुंबकन विचुंबकन मतलब लगातार प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन होने से, है ना, कभी थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है, तो कहीं धारा का मान कम हो गया तो उसका भी, है ना, परिणाम, जैसे धारा मतलब आपके घर में ही करंट का सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर से नहीं आ रहा है, तो भाई ट्रांसफार्मर उस समय पे काम तो नहीं कर रहा होगा, तो चुंबकित होगा, विचुंबकित होगा, चुंबकित, तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे भी खपत हो जाती है। तो ये चार आपके ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय है, और इसका कोई भी पॉइंट अब रह नहीं गया है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और क्रम क्रम से लिखते रहेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, बीच बीच में साइड हो जाता हूं, यही कारण रहता है कि भाई साइड होने से आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का क्लास लंबा रहा, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। आखिरी में फिर एक बार कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो 96 85 29 91 49 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।